हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एटम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में एटम है क्या और कौन कौन से साइंटिस्ट थे जो एटम के टॉपिक से जुड़े हैं, जिन्होंने एटम के बारे में काफ़ी कुछ बताया भी है। क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल, इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बेसिक टॉपिक भी है, क्योंकि एटम मॉलिक्यूल आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो पहले तो एटम के बारे में मालूम होना चाहिए ना। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करे स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, व्हाट इज एन एटम। सबसे पहले एक डेफिनेशन देखते हैं कि क्या सिंपल से सिंपल डेफिनेशन होनी चाहिए एटम के लिए। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, smallest particle of an element। सबसे छोटी डेफिनेशन है एटम के लिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अगर आप थोड़ा बड़ा करना चाहें तो इसमें इज कॉल्ड एटम। वैसे तो डेफिनेशन यहीं पे खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। आप किसी भी एलिमेंट की बात कीजिए, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडम, सीजियम, फ्रांसियम, लिथियम, आयरन, कॉपर, XYZ, कोई भी एलिमेंट हो, तो हर एक एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो ये तो बात हुई कि एटम एक्चुअल में क्या है ना। लेकिन जैसे कि आप सबने सुना होगा कि मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है एक्चुअल में? कोई भी मटेरियल या कोई भी सब्सटेंस जिसका अपना कुछ मास होना चाहिए, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, तो वो मटेरियल या वो मैटर किस चीज़ के मिलने से बना होता है? एटम के मिलने से बना होता है, ठीक है। अब एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट के लिए। आप किसी भी कंपाउंड का जिक्र कर लीजिए, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, तो वहाँ पर भी तो एटम का जिक्र आ रहा है ना। बात ठीक है, ठीक। अब बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो एटम से या एटम के टॉपिक से जुड़े हैं, जिसमें से कुछ का हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा जॉन डाल्टन के बारे में। जॉन डाल्टन हमारे एक वो साइंटिस्ट थे, एक वो महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जितना भी मैटर है वो बना होता है किसके मिलने से? एटम के मिलने से। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एटम इज अ इनडिविजिबल, मतलब एटम से छोटी कोई चीज़ नहीं है ना। वो बात अलग है, इस चीज़ को लेकर कुछ लिमिटेशन भी आ गई हैं और आप सबने सुना भी होगा उसको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इनके बारे में, ठीक है। पर फिलहाल अभी हम एटम पर फोकस कर रहे हैं कि एटम से जुड़ी हुई क्या क्या बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है क्लास 9 की केमिस्ट्री के चैप्टर 3 के लिए। तो एक चीज़ तो हमारे पास आती है, फर्स्ट पॉइंट है जॉन डाल्टन के बारे में। तो जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि भाई एटम जो है इनडिविजिबल होता है और सारे के सारे मैटर, आप किसी भी मैटर का जिक्र कर रहे हैं तो वो किसके मिलने से बना होगा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल के मिलने से, जो इनडिविजिबल पार्टिकल है जिसका नाम है एटम, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन हो गई है। कुछ साइंटिस्ट का भी हम जिक्र कर रहे हैं जो एटम के टॉपिक से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट आते हैं, वो है थॉमसन। थॉमसन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन्होंने एक फ्रूट से कंपेयर भी किया, वाटरमेलन। वाटरमेलन से कंपेयर करके उन्होंने बताया कि जैसे तरबूज होता है ना, तरबूज में क्या होता है? जो रेड पार्ट होता है, जो फ्लैशी पार्ट है, उस रेड पार्ट को उन्होंने बोला एज अ प्रोटॉन स्फीयर, ठीक है, सिंपल। और उस रेड पार्ट के अंदर क्या होता है? थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सीड्स, ब्लैक कलर के। उस ब्लैक कलर के सीड्स को उन्होंने बोला वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो कंपेयर किया जा रहा है एटम की स्ट्रक्चर को वाटरमेलन के स्ट्रक्चर से। तो उनका कहना ये था, थॉमसन जो साइंटिस्ट थे उनका कहना था कि जो एटम की स्ट्रक्चर होती है उसमें प्रोटॉन का एक स्फीयर होता है और थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर रेंडमली प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब ये वाली बात सही है या गलत है? मैटर ये नहीं चल रहा है, अभी ये टॉपिक नहीं है हमारा कि थॉमसन मॉडल क्या होता है, उसकी लिमिटेशन क्या होती है। अभी हम एटम से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड नंबर पे आपको नोट करना होगा थॉमसन मॉडल को।
थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। क्लियर? तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ कि कौन से साइंटिस्ट जिन्होंने एटम के बारे में कुछ बताया। सही है या गलत वो मैटर नहीं है, वो अलग वीडियो में देखेंगे उसको। नंबर थर्ड, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड हमारे एक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में काफ़ी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट बताई। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, है ना। बल्कि इनका जो टॉपिक था उसको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने टॉपिक को एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में दिखाया था, जिसमें लेड का एक ब्लॉक लिया जाता है, उस लेड के ब्लॉक के अंदर रेडियम को प्लेस किया जाता है, वहाँ से अल्फा रेज निकलती हैं स्लिट वगैरह का यूज़ करने के बाद, और वो जो सिंगल बीम है जब गोल्ड फॉइल से टकराती है तो बहुत सारी रेज पीछे हट जाती हैं, कुछ अलग एंगल से डेविएट हो जाती हैं। तो ये सारी कॉन्सेप्ट उन्होंने बताई, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, जिससे काफ़ी क्लियरिटी भी निकल कर आई एटम की एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। मॉडल ऑफ एटम। तो ये तीन साइंटिस्ट हैं जो आपको ज़रूर याद रखने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर नंबर थर्ड लिखा हुआ है, ये दोनों टॉपिक तो उसमें है ही नहीं, बट ठीक है। अभी हमारा देखिए टॉपिक क्या है आज का, व्हाट इज एन एटम। एटम होता क्या है, तो एटम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कि एटम की एक्चुअल डिफाइन क्या हो सकती है, कि भाई एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम क्या होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट के लिए। ठीक है, फिर उससे जुड़े हुए हमने कुछ साइंटिस्टों के बारे में पढ़ा कि भाई जॉन डाल्टन ने क्या बताया था एटम के बारे में, थॉमसन मॉडल में क्या बताया गया एटम को लेकर, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में क्या बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे कि एटम की एक्चुअल एट प्रेजेंट स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखिए ये कोई एटम की स्ट्रक्चर है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये चीज़ भी हालांकि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में आपको क्लियर हो जाएगी, पर ये टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 4 का है ना, उसी में हम डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में। तो एटम का अपना एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं यहाँ पर इसके साथ एक और चीज़ होती है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। ठीक, तो प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। कहाँ पर, आपके ये जो एटम का न्यूक्लियस होता है। ठीक, अब इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब कि न्यूक्लियस के जस्ट बाहर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, तो ये एटम की स्ट्रक्चर है जो अभी हमने रफली डिस्कस की है। ठीक, तो आपको याद रखना है हर एक एलिमेंट बना होता है एटम के मिलने से, और एटम का अपना एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं न्यूक्लियस के जस्ट बाहर। ठीक है, जैसा कि हमने अभी रफली स्ट्रक्चर में भी समझा है। तो आई थिंक आपको एटम क्या होता है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं। अब ये जो एटम होता है, ये सारी चीज़ों में क्लियर हो गई कि भाई एटम एक्चुअल में क्या है। एटम में भी देखिए दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है, हो सकता है वो फ्री स्टेट में मिल जाए आपको, और हो सकता है वो कंबाइंड स्टेट में मिले। लेकिन इसके लिए क्या एग्जाम्पल है उसको एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए जब आप बात करते हैं या कुछ एग्जाम्पल आपको लिखना होता है कि फ्री स्टेट में भी एटम पाए जा सकते हैं, तो उसके लिए नाम आता है नोबल गैस का। नोबल गैस मतलब 18th ग्रुप। 18th ग्रुप। अब 18th ग्रुप में देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, नियोन, आर्गन एटसेट्रा। तो हीलियम, नियोन, आर्गन मतलब 18th ग्रुप, मतलब कि नोबल गैस फैमिली जो होती है उसमें जो एटम्स होते हैं वो फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं वो, फ्री स्टेट में, क्योंकि ये अनरिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं ये, अनरिएक्टिव है इसीलिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंबाइंड स्टेट की, तो आपने सुना भी होगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो क्या ये फ्री स्टेट में मिल सकते हैं आपको, नहीं, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। यहाँ पर देखिए बेसिक लॉजिक जो लग रहा है ना, वो किस चीज़ का है, रिएक्टिविटी का। जो अनरिएक्टिव होता है वो फ्री स्टेट में मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, बल्कि मिलता भी है, लेकिन जो रिएक्टिव होता है वो फ्री स्टेट में नहीं मिल पाता है। तो ये रिएक्टिव होने की वजह से या तो सेम के साथ कंबाइन होते हैं या फिर किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होते हैं। जैसे कि ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन एटम, ये H2 की फॉर्म में आपने देखा होगा, नाइट्रोजन देखा होगा आपने N2 की फॉर्म में, सेम इसी तरीके से जो ऑक्सीजन होता है वो O2 की फॉर्म में, है ना।
या फिर आप कोई और कंपाउंड फॉर्म भी देख सकते हैं, जैसे कि NH3 HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट मतलब नाइट्रिक एसिड। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। पर जो फाइनली कंक्लूजन निकल रहा है कि भाई एटम या तो फ्री स्टेट में होगा या कंबाइंड स्टेट में होगा। फ्री स्टेट में कहाँ आपको पॉसिबिलिटी मिलेगी? नोबल गैस मतलब 18th ग्रुप के अंदर, जिसको हम इनर्ट गैस फैमिली भी कहते हैं, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे रहते हैं? अनरिएक्टिव, और अनरिएक्टिव होने की वजह से ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात की हमने फिर कंबाइंड स्टेट की। कंबाइंड स्टेट में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो में एटम के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मालूम हो गई होंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और अगर कोई डाउट है तो भी प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। सपोर्ट करते रहिए साइंस वर्ड बाय तुषार सर चैनल को। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।